हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सीपीयू के बारे में डिस्कस किया था। सीपीयू के तीन मुख्य कंपोनेंट थे, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट था जहाँ पे कि सारे कैलकुलेशंस होते हैं। कंट्रोल यूनिट था दूसरा, सीयू कंट्रोल यूनिट, जो कि सारी प्रोसेसिंग को, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। और तीसरा था उसमें मेमोरी यूनिट्स। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। मेमोरी यूनिट को हम थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करते हैं इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। मेमोरी डेटा या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को स्टोर करने के काम आती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी का हिंदी अर्थ हम देखें तो मेमोरी का हिंदी अर्थ होता है याददाश्त। तो कंप्यूटर की याददाश्त को ही मेमोरी कहते हैं। ये हार्डवेयर की डिवाइस होती है जिनमें कि हम डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं। डेटा जो होता है वो बाइनरी डिजिट के रूप में स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसलिए जो भी इनपुट हम उसमें देते हैं, जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम उसमें इंटर करवाते हैं, वो मेमोरी के अंदर जब हम स्टोर करते हैं तो वो बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। अगर हम मेमोरी की यूनिट की बात करें, जो मेमोरी की हार्डवेयर जो आते हैं मेमोरी के, उनकी यूनिट क्या होती है, मेमोरी की यूनिट क्या होती है। तो मेमोरी की जो बेसिक यूनिट है, मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो होती है बिट। बिट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। बिट से बड़ी यूनिट होती है निबल, और एक निबल में 4 बिट होते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि कोई कैरेक्टर हम मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं, तो कोई भी कैरेक्टर जब हम मेमोरी में स्टोर करवाते हैं तो वो कैरेक्टर बाइट के रूप में स्टोर होता है, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। जैसे अगर हम 1 स्टोर कराना चाहें तो जो आपकी मेमोरी में जब ये जाकर के स्टोर होगा तो ये 8 बाइट के फॉर्म में होगा, मतलब 0 0 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से वो स्टोर होगा। तो बाइट जो है वो कैरेक्टर की यूनिट है। बाइट से बड़ी यूनिट होती है किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अब किलोबाइट के बाद जितनी भी यूनिट आएगी सभी 1024 से गुना होते जाएंगे। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होती है वो मेगाबाइट होती है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। इसी तरीके से अगली यूनिट गीगाबाइट होती है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होती है वो टेराबाइट या टीबी होती है। उसमें 1024 गीगाबाइट या 1024 जीबी के बराबर 1 टेराबाइट होता है। इससे बड़ी यूनिट होती है पेटाबाइट, जिसमें कि 1024 टीबी के बराबर मेमोरी होती है। पेटाबाइट से बड़ी यूनिट होती है एक्साबाइट। उसमें फिर अगेन 1024 पेटाबाइट मेमोरी होती है। एक्साबाइट से बड़ी मेमोरी होती है आपकी जेटाबाइट, और जेटाबाइट से बड़ी होती है योटाबाइट। और किलोबाइट के बाद में जितनी भी यूनिट आती जा रही है आपकी, वो 1024 से मल्टीप्लाई होती जाती है। अगर हम इन मेमोरी का क्रम देखें, बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इनको लिखना चाहें तो सबसे छोटी यूनिट जो है वो बिट है। बिट से बड़ी निबल, निबल से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी केबी किलोबाइट, फिर एमबी मेगाबाइट, फिर जीबी गीगाबाइट, फिर टीबी टेराबाइट, उससे बड़ी पीबी पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ी ईबी एक्साबाइट, उससे बड़ी जेडबी जेटाबाइट, और सबसे बड़ी जो यूनिट है वो वाईबी योटाबाइट यूनिट है। तो ये मेमोरी का क्रम हो गया हमारा। अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को हम 2 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला तो हम मेमोरी को नेचर के हिसाब से, मेमोरी की जो प्रकृति है उस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा हम स्टोरेज के हिसाब से, जो संग्रहण हम करते हैं उस स्टोरेज के हिसाब से हम इसकी
कैटेगरी बना सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वो नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। तो नेचर वाइज मेमोरी दो टाइप की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पावर कट होने पर ये मेमोरी डिसअपीयर हो जाती है। ये मेमोरी तभी तक रहती है कंप्यूटर में जब तक कि पावर सप्लाई कंटिन्यू रहती है। दूसरी जो मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी कही जाती है या स्थायी मेमोरी कही जाती है, जो कि पावर कट होने के बाद भी कंप्यूटर में स्टोर रहती है। एक बार हमने जिस डेटा को कंप्यूटर में सेव कर दिया, जब हम पावर कट होने के बाद दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तब भी वो डेटा हमारा वहाँ उपलब्ध रहेगा। वो मेमोरी परमानेंट मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी कहलाती है। पहली जो मेमोरी है आपकी अस्थायी मेमोरी, वो 3 टाइप की होती है, रैम, रजिस्टर और कैशे मेमोरी। रैम जो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी हमारी ALU में होती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और कैशे मेमोरी जो होती है ये मेमोरी यूनिट और जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसके बीच में लगी होती है कैशे मेमोरी। और इसमें जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा होते हैं वो कैशे मेमोरी में आ जाते हैं, वहाँ से हम उनको यूज़ में लेते हैं। दूसरी टाइप की जो मेमोरी है आपकी स्थायी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला है रोम और दूसरा है सभी सेकेंडरी मेमोरीज़। तो रोम जो होती है हमारी वो रीड ओनली मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरीज़ को आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो संग्रहण के हिसाब से है, स्टोरेज के अनुसार है। स्टोरेज के अनुसार 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हम हमारे डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपके CPU के अंदर लगी हुई होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, मतलब आप बाहर से लगाते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी इसको कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी इसको कहा जाता है या इसको बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी 4 टाइप की होती है, रैम, रोम, रजिस्टर मेमोरी और कैशे मेमोरी। रैम हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 2 टाइप की होती है रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, दैट इज़ SRAM और DRAM। इसी तरीके से रोम जो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी, उसके 3 टाइप होते हैं, PROM होता है प्रोग्रामेबल रोम, EPROM ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और तीसरा होता है EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि इसको हम बार बार केवल रीड कर सकते हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रोग्रामेबल रोम होता है। ऐसा रोम जिसको हम इरेज कर सकते हैं वो EROM होता है, और इरेज करने के लिए जब हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ में लेते हैं तो EEPROM होता है। रोम के अलावा रजिस्टर मेमोरी जो कि ALU में होती है और कैशे मेमोरी जो कि कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के बीच में लगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर आपकी 4 टाइप की मेमोरी होती है। पहली मैग्नेटिक टेप, दूसरी मैग्नेटिक डिस्क, तीसरी ऑप्टिकल डिस्क और चौथी फ्लैश मेमोरी। 2 तो चुंबकीय मेमोरी है इसमें, चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क, तीसरी ऑप्टिकल डिस्क है और चौथी फ्लैश मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं FD और HD में। FD है आपका फ्लॉपी डिस्क, HD है आपका हार्ड डिस्क। इसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क 4 टाइप की होती है, CD, DVD, BRD और HVD। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को डिटेल में स्टडी करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये सेमीकंडक्टर्स से बनती है, अर्धचालक से बनती है, इसलिए इसे अर्धचालक मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहला टाइप हमने देखा था रैम। रैम क्या होता है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये अस्थायी मेमोरी है। रैंडमली हमें कुछ भी एक्सेस करना है तो इस मेमोरी से हम एक्सेस करते हैं। तो ये एक वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है।
किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए उसको रैम में लोड किया जाता है। आपके कंप्यूटर में एक लोडर होता है जो किसी भी प्रोग्राम को जिसको हम रन करवाना चाहते हैं, वो लोडर उस प्रोग्राम को जब हम कमांड देते हैं तो लोडर उस रन कराने वाले प्रोग्राम को रैम में लोड करता है, उसके बाद प्रोग्राम रन होता है। रैम में जो डेटा होता है वो पावर कट होने पर लॉस्ट हो जाता है, ये बात हमने पहले कर ली। रैम दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, एस रैम और डी रैम। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो एस रैम जो होती है वो ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती है और डी रैम जो होती है वो कैपेसिटर से बनी हुई होती है। जो आपकी एस रैम है, स्टैटिक रैम, उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो डी रैम है वो कैपेसिटर से बनती है और कैपेसिटर में चार्ज के फॉर्म में डेटा आता है, तो चार्ज को हमको रिफ़्रेश करना होता है, इसलिए डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता होती है। एस रैम की स्पीड फास्ट होती है, डी रैम की स्पीड स्लो होती है, क्योंकि इसमें रिफ़्रेश करने का जो टाइम है वो हमारा इसमें ऐड होता है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो होती है। एस रैम की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है और डी रैम की कॉस्ट कम होती है। अगली जो मेमोरी है आपकी प्राइमरी मेमोरी, वो है रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम कोई भी डेटा एडिट नहीं कर सकते हैं, केवल उसे रीड कर सकते हैं। जो रोम होता है उसमें बूटिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रोम के अंदर होते हैं। रोम जो होता है वो एक तरीके से फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्मवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। उन प्रोग्राम में हम किसी भी तरीके का एडिशन नहीं कर सकते हैं। इसमें एक बार ही डेटा या इंस्ट्रक्शन को राइट किया जा सकता है जो मैन्युफैक्चरर हमको करके देता है, उसके बाद हम इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उस डेटा को केवल हम रीड कर सकते हैं, डेटा में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो रोम है हमारा वो तीन टाइप का होता है। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रोम, जिसमें एक प्रोग्राम हमको इंस्टॉल करके मैन्युफैक्चरर की तरफ से दिया जाता है, वो पी रोम होता है। ई पी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पर जो प्रोग्राम इंस्टॉल करके दिया जाता है उसको अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से इरेज किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। इसी तरीके से ई पी रोम जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पर जो प्रोग्राम हमको दिया जाता है इंस्टॉल करके, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या विद्युत तरंगों से हम उसको इरेज कर सकते हैं। तो ई पी रोम को फ्लैश रोम भी कहा जाता है। हमको ध्यान रखना है, फ्लैश रोम किसे कहा जाता है? ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है उसे फ्लैश रोम भी कहते हैं। अगली जो प्राइमरी मेमोरी है वो है रजिस्टर मेमोरी। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर लगी हुई होती है। ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसकी प्रोसेसिंग ALU के अंदर ही होती है और ये मेमोरी ALU में ही लगी होती है। इसलिए इस मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, इसलिए ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है और इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। जो हमारा रजिस्टर मेमोरी है इसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है। ये वोलेटाइल या टेम्परेरी टाइप की मेमोरी होती है। तो यदि हमें पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर मेमोरी है। यदि हमें पूछा जाता है कि संग्रहण क्षमता किस मेमोरी की सबसे कम होती है, तो रजिस्टर मेमोरी की संग्रहण क्षमता सबसे कम होती है। चौथा और लास्ट जो प्राइमरी मेमोरी का टाइप है हमारा, वो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारी CPU और जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है उसके बीच में लगी हुई होती है। कैशे मेमोरी जो होती है इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, क्योंकि मेन मेमोरी तक जाने से पहले ही यहाँ से डेटा को एक्सेस हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रजिस्टर मेमोरी है उससे कम स्पीड होती है। कैश मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जो हमारी रजिस्टर मेमोरी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। ये भी एक तरीके की वॉलेटाइल या टेम्परेरी या अस्थायी टाइप की मेमोरी है। पावर कट होने पर यहाँ से भी डेटा लॉस हो जाता है। ये प्रोसेसर यानी जो CPU हमारा जो ALU और कंट्रोल यूनिट है
उसके और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है। ये यहाँ पर मेन मेमोरी लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कर लें, MEMORY। तो ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में लगी हुई होती है। ऐसे डेटा जो हमको बार बार काम में आते हैं वो डेटा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। फिर उन डेटा को जब भी एक्सेस करना होता है तो मेन मेमोरी में जाने की बजाय कैश मेमोरी से ही उनको एक्सेस कर लिया जाता है। ये जो मेमोरी है ये CPU की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, क्योंकि ये किसी भी डेटा के बार बार यूज़ में आने वाले डेटा के एक्सेस टाइम को कम कर देती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, जैसा कि हमने पढ़ा, ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि स्थिर मेमोरी होती है। पावर कट होने पर ये डेटा जो इसमें स्टोर होता है वो लॉस्ट नहीं होता है। इसको बैकअप मेमोरी भी हम कहते हैं। हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाने पर हम सेकेंडरी मेमोरी में जो हमने डेटा स्टोर करके रखा था वो डेटा हम वहाँ से बैकअप के फॉर्म में ले सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो फर्स्ट टाइप की मेमोरी जो आई थी वो थी चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टाइप की मेमोरी थी। चुंबकीय टेप जो होती थी एक प्रकार की टेप होती थी, रिबन, जिस पर कि मैग्नेटिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई होती थी। जैसे हमने ऑडियो कैसेट्स देखे थे, उसमें रील होती थी, उस रील के ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई होती थी, वो मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती है। मैग्नेटिक टेप में जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमको एक्सेस करना होता है। जैसे ऑडियो कैसेट्स जो पहले हमारे आते थे उसमें एक बार में एक ही सॉन्ग प्ले होता था, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कराने के लिए हमें उस सॉन्ग को फॉरवर्ड करना होता था। तो मैग्नेटिक टेप जो होती है इसमें डेटा को सिक्वेंशियल यानी क्रमबद्ध रूप में ही एक्सेस हम कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी सेकेंडरी मेमोरी है उनको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। दूसरी जो है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क भी जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, ये टेप नहीं होकर के, रिबन नहीं होकर के एक डिस्क होगी और उस डिस्क के ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई होगी। इसमें दो टाइप की डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आजकल काम में नहीं ली जाती है, लेकिन सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ही काम में आती थी। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर हमने जो ये स्पाइरल शेप में जो ड्रॉ किए हैं सर्किल, ये आपके ट्रैक्स हैं, और जो हमने डिवाइड किया है क्रॉस बना करके वो सेक्टर्स इसमें बने हुए हैं। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें दो चीज़ें होती है, ट्रैक और सेक्टर। ये जो डिस्क है ये डिस्क एक प्लास्टिक के कवर में पैक होती है जिसके ऊपर एक नोच लगी हुई होती है। इस नोच से हम इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। इसको हम रीड ओनली मोड पर या रीराइटेबल मोड पर चेंज कर सकते हैं। इसे सबसे पहले ट्रैक में बांटते हैं, फिर सेक्टर में बांटते हैं। ट्रैक डेटा को एक्सेस करने के लिए होते हैं। ट्रैक में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है, इसकी मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी 0 होती है। जो भी डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर्स में होता है, और सेक्टर की स्टोरेज कैपेसिटी 512 बाइट होती है। एक सेक्टर की 512 बाइट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये हमने बात कर ली, प्लास्टिक के कवर में पैक होती है, और नोच से हम इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। रीड ओनली या रीराइटेबल मोड पर हम इसको चला सकते हैं। कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क के लिए दो ड्राइव होती है, ए ड्राइव और बी ड्राइव। हम कंप्यूटर जब भी ओपन करते हैं तो उसमें जो ड्राइव्स होती हैं वो सी से होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। ए और बी ड्राइव वहाँ नहीं होती है, क्योंकि ए और बी ड्राइव जो होती है वो फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व होती है। फ्लॉपी डिस्क की साइज़ की अगर हम बात करें तो दो टाइप की साइज़ में ये आती है, 5.25 इंच और 3.5 इंच की साइज़ की होती है। 5.25 इंच की जो होती है उसमें 1.2 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है, और जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 1.44 MB डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात हुई फ्लॉपी डिस्क की। आगे हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो आज के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें हार्ड डिस्क हम यूज़ में लेते हैं, तो आपको हार्ड डिस्क का नाम पता होगा। ये सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली मेमोरी होती है। इसमें जो है इस हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव HDD में रखा जाता है। यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क का लेआउट बनाया है। इसमें भी फ्लॉपी डिस्क की तरह सेक्टर
और सेक्टर और ट्रैक बने हुए होते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्लेटर्स होते हैं, उन प्लेटर्स पर हमारी डिस्क रखी हुई होती है, हार्ड डिस्क। ये जो प्लेटर्स होते हैं ये एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं और इन पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। फिर इनको ट्रैक और सेक्टर में बांटा जाता है और एक स्पिंडल के थ्रू इन सभी को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ डायग्राम में हम देखें एक स्पिंडल लगा है, 3 प्लेटर लगे हैं, इन प्लेटर पे ट्रैक और सेक्टर बने हुए हैं, इन सभी को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक रीराइडेबल हेड होता है जो कि डेटा को रीड या राइट करने के लिए होता है। ये रीड या राइट का जो हेड होता है, जब हम डेटा को रीड करना होता है या किसी डेटा को इंटर करवाना होता है तो उस पर्टिकुलर ट्रैक या सेक्टर पे हमको रीराइटेबल हेड को ले जाना होता है। हार्ड डिस्क में ही एक और टाइप होता है SSD, जो कि आजकल काम में लिया जा रहा है। SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हाई स्पीड वाली सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा स्पीड होती है हार्ड डिस्क में SSD की। इसमें एक्सेस टाइम बहुत कम होता है और सीक टाइम बहुत ही कम होता है। एक्सेस टाइम क्या होता है, हार्ड डिस्क में से डेटा को एक्सेस करने में या डेटा को ढूंढने में जितना टाइम लगता है उसको हम एक्सेस टाइम बोलते हैं। और सीक टाइम किसको कहते हैं, जो हमारा RW हेड होता है, रीड राइट हेड जो होता है, वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने में उसको जितना टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहते हैं। तो SSD के अंदर एक्सेस टाइम और सीक टाइम दोनों बहुत कम होते हैं। यहाँ पर एक डिस्क की टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, रेड जो टेक्नोलॉजी होती है, इससे डेटा को हम एक साथ मल्टीपल हार्ड डिस्क में एक ही बार में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं RAID, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। अगली जो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी, वो है ऑप्टिकल मेमोरी। और ये ऑप्टिकल मेमोरी है, इससे पहले मैग्नेटिक मेमोरी की हमने बात करी थी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी में हम लेज़र टेक्नोलॉजी को यहाँ पर काम में लेंगे। लेज़र में रेड कलर की लाइट यहाँ पर काम में ली जाती है। ऑप्टिकल मेमोरी के टाइप्स हम देखें तो सबसे पहला टाइप है CD। ये हम सभी जानते हैं, CD जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाती है। एक ये डिस्क की शेप में बनी हुई होती है जिसका डाया 4.7 इंच का होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB और 700 MB, 650 MB और 700 MB होती है। ये CD जो है 2 टाइप की होती है, एक तो रीड ओनली होती है और एक रीराइडेबल होती है। रीड ओनली जो CD होती है उसमें हम एक बार डेटा को स्टोर करने के बाद उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो CD RW होती है रीराइडेबल, उसको हम इरेज करके नया डेटा डाल सकते हैं। अगला जो टाइप है आपका ऑप्टिकल डिस्क का, वो है DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। लेकिन हमने इसमें वीडियो के साथ इमेजेस, ऑडियो ये सब स्टोर कर सकते हैं, इसलिए वीडियो की बजाय हम इसको वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क का डाया भी CD के बराबर होता है 4.7 इंच, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो CD से ज़्यादा होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से 17 GB, 4.7 GB से 17 GB तक होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें DVD के बाद DVD का एडवांस वर्जन है BRD। जैसा कि हमने बात करी, लेज़र जो होती है उसमें रेड कलर की लाइट यूज़ में ली जाती है, लेकिन BRD जो है उसे हम ब्लू रे डिस्क कहते हैं। इसमें ब्लू कलर की लेज़र लाइट का उपयोग होता है। तो BRD की जो स्टोरेज होती है वो DVD से ज़्यादा होती है। इसमें स्टोरेज के लिए 2 लेयर यूज़ में लेते हैं। सिंगल लेयर पर 25 GB डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, तो टोटल दोनों लेयर पे 50 GB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें वो है HVD का फुल फॉर्म है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क जो है ये स्टोरेज डिस्क में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली डिस्क है HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 100 से 125 GB, 100 से 125 GB तक होती है। तो ये 4 टाइप की ऑप्टिकल डिस्क हमने पढ़ी। लास्ट जो हमारा मेमोरी यूनिट है वो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हम सभी ने देखी है, हम सभी यूज़ में लेते हैं। पेन ड्राइव जो होती है फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है।
फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फ्लैश मेमोरी को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट हमको चाहिए होता है। यूएसबी पोर्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरीज बस। अब हम मेमोरी हायरार्की की बात करें, स्पीड वाइज की सबसे तेज़ स्पीड वाली मेमोरी कौन सी होती है और सबसे कम स्पीड वाली मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे तेज़ स्पीड वाली मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होती है, क्योंकि जहाँ पर सारे कैलकुलेशन, सारे प्रोग्राम रन होते हैं एएलयू के अंदर, ये वहाँ लगी हुई होती है। उससे कम स्पीड होती है कैशे मेमोरी की, उससे कम स्पीड होती है प्राइमरी मेमोरी की, और सबसे कम स्पीड होती है सेकेंडरी मेमोरी की। तो ये हायरार्की वाइज हमने जो मेमोरी पढ़ी है उनकी हायरार्की हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है। तो इस तरीके से मेमोरी यूनिट्स को हमने डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम इनपुट यूनिट और उसके बाद आउटपुट यूनिट की स्टडी करेंगे। थैंक यू।